नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप, घर और मंदिर टूटे। बैंकॉक में भी इमारतें गिरी, चीन तक महसूस हुए झटके। कठुआ में एनकाउंटर, 3 आतंकी ढेर, 4 जवान शहीद। जैस के संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने जिम्मेदारी ली, सर्चिंग जारी। संसद में बजट सत्र का 13वां दिन, राज्यसभा में सपा सांसद के आपको बता दें राणा सांगा को लेकर बयान पर हंगामा, भाजपा ने माफी की मांग की। ऑक्सफोर्ड में ममता बनर्जी का विरोध, छात्रों ने गो बैक के लगाए नारे। कोलकाता रेप मर्डर पर सवाल पूछे, ममता बोली यहां राजनीति नहीं करो। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज की, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिए थे आदेश, सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप। और सबसे गर्म होगा साल 2025, मौसम विभाग का अनुमान। इस बार हीट वेव के दिन दुगने होंगे, 5 से 6 की जगह लगातार 10 से 12 दिन लू चलेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें, म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसका असर भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में रहा। म्यांमार और थाईलैंड में 1.5 दर्जन के करीब लोगों की जान जाने की खबरें मिली हैं। हालांकि ये संख्या बढ़ सकती है। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। इनमें से 80 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। इन 5 देशों के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। भारी तबाही के चलते थाईलैंड के प्रधानमंत्री पाइंतो तार्न सिनवात्रा ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। भूकंप का केंद्र म्यांमार का सगेइंग रहा। भूकंप के झटकों की वजह से म्यांमार के मांडले में इरावदी नदी पर कथित तौर पर लोकप्रिय हिवा ब्रिज के ढहने की खबर है। बताया जा रहा है कि चीन और ताइवान के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं भारी तबाही के बीच थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बैंकॉक में इमरजेंसी लगा दी है। खबर अंबाला से है। एसपी सुरेंद्र सिंह भेरिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने साइबर टीम की सतर्कता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर टीम ने एक इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश किया, जो विभिन्न राज्यों में सक्रिय था और ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था। इस गैंग के अधिकतर सदस्य गुड़गांव और बिहार से थे और उनके पास एटीएम कार्ड थे जो डमी अकाउंट से जुड़े हुए थे। इनमें से एक आरोपी येस बैंक का कर्मचारी भी है। एसपी भूरिया ने बताया कि इस गैंग के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और यह गैंग एक महीने में 28 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। अब तक 13 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं और आरोपी पुलिस की रिमांड पर है। एसपी भेरिया ने यह भी जानकारी दी कि किसी भी बैंक द्वारा ओटीपी नहीं मांगा जाता है और किसी भी अनजाने लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। अगली खबर हरियाणा के यमुनानगर से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया है। संगठन के जिला प्रधान जरनैल सिंह सांगवान, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला प्रधान सुभाष गुर्जर व अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य प्रधान गुरभजन सिंह मझेल की अध्यक्षता में किसानों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने अनाज मंडी गेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उपमंडल अधिकारी नागरिक के माध्यम से पंजाब के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां सपा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा देश के वीर योद्धा राणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद रेवाड़ी राजपूत समाज ने कड़ा विरोध जताया है। राजपूत समाज ने आज रेवाड़ी के महाराणा प्रताप चौक पर रामजीलाल सुमन का पुतला फूंका और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। समाज का कहना है कि राणा सांगा जैसे वीरों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो सुमन है जिसने ये अभद्र टिप्पणी की है, उसको हम बताना चाहेंगे कि अगर महाराणा सांगा और उनका परिवार महाराणा प्रताप तक नहीं होते तो ये जो आज सुमन भारत की सबसे बड़ी संसद में बैठ के ये बयान देता है कि महाराणा प्रताप ने राणा उसको बाबर को इनवाइट किया था, ये जो है सुमन। राणा सांगा जो थे, उन्होंने इब्राहिम लोदी को 1517 ईस्वी में 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में और ब्याना के युद्ध में हरा चुके थे उनको 2 बार पहले भी। और ये जो जाट रियासत है धौलपुर, यहाँ भी उसको एक बार पराजित कर चुके थे महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को।
तो जो पहले उसको पराजित कर चुके थे वो किस लिए किसकी सहायता लेंगे, एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, बाबर को आमंत्रित करने वाला था पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी, जो इब्राहिम लोधी का कजन ब्रदर था, उसने उसको इनवाइट किया था और उसका नाम तो सुमन ने लिया नहीं। हमने ये जो रोष प्रकट किया है, ये जो महाराणा सांगा के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, एक जो सांसद है जिसे बिल्कुल इतिहास का ज्ञान नहीं है, रामजी लाल सुमन, उसके विरोध में आज हमने ये उसका पुतला दहन किया है। और आप सभी के माध्यम से मैं उसको ये कहना चाहता हूं, तो उसने जो महाराणा सांगा के ऊपर लांछन लगाया है, महाराणा सांगा के बारे में उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो जाहिल आदमी महाराणा सांगा के इतिहास को जानता ही नहीं है। आप महाराणा सांगा को तो छोड़िए, महाराणा सांगा के मूत्र के बारे में भी उसको कुछ कहने की हैसियत, उसकी हिम्मत नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के रोहतक जिले में सांपला खंड के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के शौचालय में सांप निकलने से हड़कंप मच गया है। कॉलेज में सांप की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई। सांप निकलने की सूचना मिलने के बाद कॉलेज स्टाफ काफी डर गया और कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनंद फानंद में सांप को पकड़ने के लिए स्नैक मैन को बुलाया गया, जिसने सांप को रेस्क्यू किया। स्नैक मैन दीपक ने बताया कि कुछ सांप जहरीले होते हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। कॉलेज के शौचालय में जो सांप था वह कोबरा प्रजाति का था। स्नैक मैन दीपक ने बताया कि कोबरा सांप बहुत जहरीला होता है। अगर सांप किसी को काट लेता है तो 30 से 45 मिनट के अंदर उसे इलाज नहीं मिलता तो उसकी जान जा सकती है। दीपक ने कहा कि सांप को मारने की बजाय उसके बारे में वन विभाग को जानकारी दें, पकड़ने के लिए सूचित करें ताकि उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा जा सके। खबर पंजाब के मोहाली से है। मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने मामले में विवादित पादरी को 1 अप्रैल को सजा सुनाने की तारीख तय की। इस मामले में पादरी बजिंदर के अलावा 6 अन्य आरोपी भी थे, जिन्हें शुक्रवार को मोहाली के पॉक्सो अदालत में पेश किया गया। हालांकि अन्य 5 आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला 2018 का बताया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मोगा में डीसी कार्यालय के बाहर किसानों ने धरना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में किसान संगठन इस धरने में शामिल हुए और पंजाब व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और पुलिस को अत्यधिक अधिकार दिए जा रहे हैं। किसान संगठनों ने 19 तारीख को खनौरी शंभू बॉर्डर पर किसानों की गिरफ्तारी और सामान की नष्ट किए जाने पर रोष व्यक्त किया। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 9 ਸੰਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਮਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ होया। जावरा में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राज्यसभा में सार्वजनिक रूप से राजपूत समाज के गौरव मेवाड़ के महान योद्धा को गद्दार कहकर उनका अपमान करते हुए उनके विरुद्ध अभद्र भाषा का उपयोग कर गलत टिप्पणी की गई। राणा सांगा जैसे महान योद्धा का अपमान कर सांसद ने अपनी ओछी मानसिकता का प्रदर्शन किया। राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान प्रदेश के समूचे राजपूत समाज में रोष व्याप्त है। सांसद के खिलाफ पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जावरा शाखा द्वारा
समाज अध्यक्ष डॉक्टर हमीर सिंह राठौर के नेतृत्व में सांसद सुमन के बयान के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी त्रिलोचन गौड़ को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन से पूर्व कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए सांसद के बयान का विरोध किया गया। तरीके से जिसको जानकारी भी नहीं है कि महाराणा सांगा कौन थे, उनके बारे में संसद जैसी संस्था में अमर्यादित बयान देके पूरे संपूर्ण क्षत्रिय समाज का अपमान किया है। उसके बाद उसकी हम घोर निंदा करते हैं और संसद में ऐसे सांसद की सदस्य निरस्त करने की मांग करते हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पूरा क्षत्रिय समाज इकट्ठा है और हम चाहते हैं कि उसकी सदस्य निरस्त हो, वो माफी मांगे, और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का आंदोलन होंगे और उसकी समस्त जवाबदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की होगी। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दे करके आने वाले भविष्य में इस तरह की कोई कृति कोई भी सांसद कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं करे, उसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। जबलपुर लोकायुक्त की पुलिस ने बनखेड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जहां प्रार्थी एक पंचर की दुकान चलाता था और बीते कई दिनों से सरपंच रुपए के लिए परेशान कर रहा था। दरअसल फरियादी नागराज सिंह राजपूत को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली राशि प्राप्त होने वाली थी, जिसके एवज में सरपंच ने पूर्व में पैसे लिए और दूसरी किस्त देने के लिए 5,000 रुपए की मांग की, जिसकी शिकायत लोकायुक्त को प्रार्थी नागराज सिंह राजपूत ने दी और लोकायुक्त ने 5,000 की रिश्वत लेते हुए सरपंच को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब देखना होगा कि क्या लोकायुक्त की इस कार्रवाई से सरपंच की और अन्य जो भ्रष्टाचार की पोल खुलती है या नहीं। नागराज सिंह राजपूत ग्राम बनखेड़ी के रहने वाले हैं। इन्होंने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हैं और इनको इसकी प्रथम किस्त प्राप्त हो चुकी है। आगामी द्वितीय किस्त और आगामी जो 3 किस्तें और इनको मिलनी है, इसके लिए ग्राम बनखेड़ी के सरपंच श्री कमल पटेल इनसे 5,000 रुपये रिश्वत की राशि की मांग कर रहे हैं। हमने शिकायत का सत्यापन कराया और आज नागराज सिंह राजपूत के द्वारा कमल पटेल को 5,000 रुपये रिश्वत दिए गए। लोकायुक्त पुलिस जबलपुर ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक गर्भवती महिला को 2 बार अस्पताल से लौटाया गया और तीसरी बार जब महिला का पति उसे प्रसव के लिए हाथ ठेले पर लेकर जा रहा था, तब रास्ते में महिला की डिलीवरी हो गई, जिसके बाद नवजात की मौत हो गई। पूरा मामला महिला को जब आपको बता दें प्रसव पीड़ा हुई तो उसके पति ने उसे उपचार के लिए 2 बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाया गया, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने कहा कि बच्चा देर से होने की वजह से उसे लौटा दिया। फिर तीसरी बार जब महिला को अधिक प्रसव पीड़ा हुई तो उसके पति ने उसे हाथ ठेले से स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही महिला की डिलीवरी हो गई और नवजात की दुखद मौत हो गई। इस घटना के बाद महिला के परिजनों ने ड्यूटी पर लापरवाह स्टाफ को नवजात की मौत का दोषी ठहराते हुए सैलाना एसडीएम से जांच की मांग की। आपको बता दें सीएचओ एमएस सागर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों स्टाफ नर्स चेतना चारेल और गायत्री पाटीदार को निलंबित कर दिया। मुझे शाम को सोशल मीडिया के माध्यम से एक कैजुअली मेरे को जस्ट न्यूज़ मिली थी कि किसी महिला को 3 बार आना पड़ा, तो मैंने इसी बात को लेकर के अपने डीएचओ को वहां पर जांच के लिए भेज दिया था और जांच में स्टाफ की लापरवाही पाई गई है। तो ड्यूटी पर तैनात दोनों स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर चेतना चारेल और गायत्री पाटीदार दोनों को निलंबित किया गया है। संबंधित ड्यूटी डॉक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयुक्त स्वास्थ्य को प्रस्ताव भेजा गया है। डिलीवरी के मामले में सुबह 23 तारीख को सुबह 9 बजे डिलीवरी के लिए देखा था, तो वहाँ पर चेकअप करके एडमिट नहीं किया, फिर 2-3 दिन का समय बताकर धकेल दिया। फिर शाम को रात में 24 तारीख की रात में 1 बजे फिर गए, वहाँ पर मैडम दर्द हो रहे हैं प्रसव को, अब एडमिट कर लिए। तो मैडम ने बोला फिर चेकअप किया। चेकअप करने के बाद दोपहर 15 घंटे का समय दिया कि 15 घंटे में डिलीवरी हुई। फिर एडमिट नहीं किया,
वहाँ से आने के बाद रास्ते में मिलेगा। रुक करेंगे अगली खबर का। जबलपुर के रांझी थाना अंतर्गत लगातार बच्चों द्वारा क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें मुखबिर से सूचना पर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के दिशा निर्देश पर रांझी थाना प्रभारी मानस द्विवेदी द्वारा एक नाबालिग बालक को पुष्कर और अजमेर से लाए हुए हथियारों को बेचते हुए पकड़ा गया। वहीं जांच जारी है। अब आगे जांच की जा रही है कि कौन कौन से और लोग नाबालिग के साथ हथियारों को बेचने का काम कर रहे हैं। देश की बात में अगली खबर बिलासपुर से है, जहां 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर के मोह भट्टा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस संबंध में आज प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन एवं डीजीपी अरुण देव गौतम ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर संपूर्ण तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं, मुख्य मंच, हेलीपैड, ग्रीन रूम, सांस्कृतिक मंच एवं हितग्राहियों की बैठक व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से वंचित जिले के किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जिले के नवागढ़ और पामगढ़ ब्लॉक के कई किसानों ने शिकायत की है कि कृषि विभाग की लापरवाही के कारण उनके खातों में पैसा नहीं आ रहा है। किसानों का कहना है कि जब वे कृषि विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं तो हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता है। कभी एड्रेस गलत होने की बात कही जाती है तो कहीं नाम में गलती का हवाला देकर उन्हें टाल दिया जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर भी कोई स्पष्ट जवाब देने के बजाय किसानों को इधर उधर भटकाते रहते हैं। एक किसान ने बताया कि 2019 में उनके पिता को 2 किस्तें मिली थी, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। सम्मान निधि में कुछ पोर्टल में फॉल्ट बीच बीच में आ जाता है। कई लोग का पंजीयन भी सही कराए हैं CSC से, लेकिन उसमें जब हम सर्च करते हैं तो उनका डिटेल में कहीं कभी किसी का जिला बदल हो गया है, किसी का विकासखंड बदल गया है, किसी का नाम के साथ और कुछ है। तो ये भुइयाँ और आधार कार्ड ये सभी के साथ मैचिंग करता है, उसके बाद ही उनका ओके करता है। तो इसको सुधार कर रहे हैं, जितने आते जा रहे हैं उनको हम समय पे ही सुधार करवा दे रहे हैं। और मेरा खेत जो है खैरा के अंतर्गत आता है। मैंने ये प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि मिल रहा था वो बंद हो गया और कई बार मैंने KYC भी डाल चुका हूँ और मिल पा रहा है। मैंने नवागढ़ गया था तो उन्होंने कहा कि आप सुधारने के लिए आवेदन लिख करके उप संचालक में भेजे। यहाँ बाबू से मैंने बात किया तो उन्हें कंप्यूटर के द्वारा देखने से बमनिंडी लिखाया गया। मेरा भी समस्या है कि मेरे पिताजी का किसान सम्मान निधि का जो पैसा आता था केवल 2 महीने ही आया है 2019 को, और उसके बाद आज तक एक भी किस्त नहीं आया है। रामगढ़ में जाके आवेदन दिया हूँ कि मेरे पिताजी का अभी तक पेंशन क्यों नहीं आ रहा है करके, तो वहाँ पे बताया गया कि इसका जो एड्रेस है वो तालाचर है करके। अब उसको सुधरवाने के लिए मैं 2 साल तक वहाँ पे चक्कर काटा हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं मिला है मुझे, ना तो सुधरा है नाम। तो फिर उसके लिए फिर से पता किया और यहाँ पे जांजगीर जिला का कृषि कार्यालय में आकर फिर फॉर्म भर के आज जमा किया हूँ। नारायणपुर पुलिस ने IPL सट्टा खिलाने वाले 4 सठोरियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 40,060 रुपए, 7 मोबाइल फोन, पावर बैंक, कॉपी पेन और अन्य सामग्री जब्त की है। गिरफ्तार किए गए सठोरिये विकास नेताम, मुकेश उर्फ टिट्टू गुप्ता, जगदीश मंडावी और शहजाद उर्फ सबू खान है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के मार्गदर्शन में निरीक्षक थाना प्रभारी नारायणपुर दिनेश चंद्र के नेतृत्व में की गई। देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। कानपुर के बड़ा चौराहा स्थित शहर के सबसे बड़े Z स्क्वायर मॉल पर
जलकल विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मॉल पर 3.42 करोड़ रुपए का वाटर टैक्स बकाया था, जिसे न चुकाने पर जलकल विभाग की टीम ने सीवर लाइन सील करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस कार्रवाई से मॉल में हड़कंप मच गया। जलकल महाप्रबंधक के अनुसार कई बार नोटिस देने के बावजूद माल प्रबंधन ने बकाया टैक्स जमा नहीं किया। कनेक्शन काटे जाने की सूचना पर मॉल प्रबंधन ने तत्काल 30 लाख रुपए जमा कर दिए हैं और शेष राशि के लिए भुगतान के लिए 7 दिन का समय मांगा है। विभाग ने मॉल प्रबंधन को अंतिम चेतावनी देते हुए समय सीमा के भीतर बकाया जमा करने के निर्देश दिए हैं। ये आप लोग जानते हैं कि नगर निगम कानपुर में जो राजस्व वसूली का कार्य है बहुत प्रतिबद्धता से किया जाता है। के क्रम में जो है जेड स्क्वायर जो जोन 1 का सबसे बड़ा बकायादार भी है, इनके ऊपर हमारा काफ़ी भुगतान लंबित था और उसी के क्रम में आज हम लोगों ने इनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर रहे थे हम लोग। मगर ये है कि अभी इनके प्रतिनिधि से बात हुई है और उनके द्वारा अभी 30 लाख का भुगतान तत्काल किया जा रहा है और जो अवशेष भुगतान है जो नगर निगम में जिस स्टॉपेज में देते हैं उसका अवशेष भुगतान हम लोगों को 1 हफ्ते के अंदर करने का आश्वासन दिया है। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां टप्पल में मनमाने ढंग से संचालित आपको बता दें वीएस हॉस्पिटल एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर में प्रतिबंध के बावजूद भ्रूणलिंग की जांच होते मिला है। टीम के हाथ लगने से बचने के लिए सेंटर मालिक सहित स्टाफ के लोग छत से कूदकर भागने लगे। इस कोशिश में सेंटर संचालक घायल हो गया है। छापेमारी करने वाली टीम ने स्थानीय स्वास्थ्य विभाग टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इस छापेमारी के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें स्वयं सेंटर संचालक कूदकर भागते दिखाई दे रहा है। इस दौरान मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों ने संचालक पर वीडियो बनाने पर धमकाने का आरोप मढ़ा है। पुलिस के अनुसार टीम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि भ्रूण जांच करना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। एक्चुअली हमें आज सूचना मिली थी कि हरियाणा की एक संयुक्त टीम, चिकित्सकों की टीम और पुलिस की टीम ने एक अभियान चलाया जिसे हम लोग डिकॉय ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें एक महिला को डिकॉय बनाकर लिंग जांच के विषय में ये लोग भेजे जाते हैं और ये देखते हैं कि कहीं लिंग जांच तो नहीं हो रही। उस संदर्भ में यहाँ पे इस हॉस्पिटल में आके उस लड़की का यहाँ पर जांच कराया गया, जैसा कि हमें सूचना मिली थी। अगली अहम खबर आगरा से है, जहां नोटिस तामील कराने पहुंचे पुलिसकर्मियों ने पुलिस मैनुअल को ताक पर रखकर दबंगई दिखाई। पुलिसिया मनमानी का ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और वीडियो की शक्ल में ये पूरा मामला कैद हो गया। वीडियो में दारोगा दुकानदार को थप्पड़ पर थप्पड़ मारते दिखाई दे रहा है। बताया गया है कि दारोगा सिपाही के साथ अमानत में खयानत के एक मामले में नोटिस तामील कराने पहुंचा था। इस दौरान किसी बात पर दारोगा भड़क गया और दुकानदार पर थप्पड़ों की झड़ी लगा दी। वीडियो में दिख रहा है दारोगा की तैनाती, वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि दारोगा किस तरीके से थप्पड़बाजी कर रहा है। दारोगा की तैनाती लोहा मंडी थाने में है। अगली हम खबर कानपुर से है, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए FDDI फुर्सतगंज के कार्यकारी निदेशक सुनील कुमार द्विवेदी ने संस्थान में लेटरल एंट्री दिए जाने की जानकारी दी है। कहा कि इस बार केंद्रीय बजट में फुटवियर एवं चर्म क्षेत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। लखनऊ में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हो रही है। वहीं कानपुर व आगरा में संत रविदास लेदर पार्क और संत कबीरदास टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की जा चुकी है। इससे रोजगार के अवसर में जबरदस्त इजाफा होगा। भविष्य में लेदर, फुटवियर व टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिजाइनिंग संबंधित रोजगार के अवसरों की भरमार होगी। आपको बता दें कि वाणिज्यिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित FDDI फुर्सतगंज फुटवियर एवं डिजाइनिंग का राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान है, जहां डिप्लोमा व डिग्री कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं। प्रवेश के लिए छात्र छात्राएं संस्थान की वेबसाइट पर लॉगिन कर 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि हम इच्छुक छात्र छात्राओं को ये सूचना दे सकें, उन्हें अवेयर कर सकें कि हाल ही में जो फुटवियर और लेदर क्षेत्र में जो जिस पर सरकार फोकस कर रही है उसमें जो बूम आया है, उस बूम के लिए उसमें जो रोजगार सृजित होंगे उन रोजगारों में अपनी सहभागिता के लिए अवसर प्राप्त करने के लिए वो हमारे यहाँ जो UG और PG प्रोग्राम्स हैं, UG प्रोग्राम्स हैं
फैशन, बैचलर इन डिजाइन इन फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्शन एंड बैचलर इन डिजाइन इन फैशन डिजाइन। इसके अलावा हमारा जो पीजी प्रोग्राम है एमबीए इन रिटेल एंड फैशन मर्चेंटाइज। तो जो इच्छुक छात्र हैं जिनको पता नहीं है और जो कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत शुरू करेंगे। अगली अहम खबर का मेरठ और जयपुर कांड के बाद उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भी पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 वर्ष पूर्व शादी के बंधन में बंधे पति पत्नी के बीच पनप रहे अविश्वास और शक ने नवदंपति के जीवन में जहर घोल दिया। आरोप है कि पत्नी का भेद खुल जाने के बाद आपको बता दें पत्नी ने अपने पति को कॉफी में मिलाकर जहर पिला दिया। इसके बाद पति की हालत बिगड़ गई और उसे मेरठ के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां पति जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस में अपनी बहू के खिलाफ पति को मारने की नीयत से कॉफी में जहर मिलाने की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने संज्ञान लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पीड़ित पति अनु शर्मा की बहन ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मेरठ चर्चित कांड मुस्कान की तरह अनु शर्मा को भी जहर देकर मारने का प्लान था, क्योंकि पति पत्नी के बीच में शादी से पहले आपको बता दें पत्नी के बीच में जो अविश्वास पनप रहा था, उसके बाद ये घटना सामने आई। साल हो चुके हैं। सन्ना नाम की लड़की है, उससे शादी हुई थी इसकी अनुज की। कहाँ से हुई थी, कहाँ की थी रहने वाली सना? ये उसकी थी फरक नगर की, फरक नगर गाजीपुर। अब शादी के बाद किस तरह का इनमें आपस में हुआ था? इनका रहता तो देखो आपस में ही था, लेकिन भैया हमें बताने था डिस में रहता था, मतलब कि चलो घर नहीं पता चले। इनके दोनों का आपस का ही रहता था इसी बात के ऊपर कि ये लड़की थोड़ा गलत है। थाना खतौली पे ग्राम बंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो उर्फ पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। कन्नौज के छिबरामऊ में एक युवती को बीच सड़क युवक के कहने पर एक महिला ने जबरदस्त आपको बता दें जमकर पीटा, जिससे युवती को गंभीर चोटें लगी। मामले में पीड़िता ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाला गौरव दीक्षित नाम के युवक ने पढ़ाई के बहाने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और उसका फ़ोन हैक करके उसकी कुछ तस्वीरें ले ली, जिसकी शिकायत मैंने गौरव के पिता से की। जिसके बाद गौरव की पत्नी कोमल दीक्षित मुझे बहुत बुरी तरह से उसने पीटा। पिटाई के दौरान गौरव ने मेरा मोबाइल मेरे हाथों से ले लिया, जिसमें गौरव की धमकियां हैं और बहुत सारे सबूत थे। घटना के बाद मैंने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, पर मेरी पूरी बात नहीं सुनी गई है और अपने मन का शिकायती पत्र लिखवाकर मुकदमा दर्ज कर दिया है। वहीं मामले में पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि गौरव अब भी उसको धमकियां दे रहा है, जिसके चलते उसने एसपी से न्याय और मदद की गुहार लगाई। मामला क्या हुआ आपके साथ? मारपीट। कब मारपीट हुई थी? 24 तारीख में। कहाँ पर? शनिदेव मंदिर के सामने छिबरामऊ में। किसने मारा पीटा था, क्यों, क्या हुआ था? कोमल दीक्षित ने। अच्छा, कौन है कोमल दीक्षित? पास में ही रहती है। अच्छा, क्या हुआ था, क्यों मारने चले आपको, क्या मामला था, पूरी बात बताइए। मामला क्या, ये पहले से ही मतलब ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र स्थित अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में अचानक आग लग गई, जिससे हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि कई छात्राओं को जान बचाने के लिए हॉस्टल की ऊपरी मंजिल से कूदना पड़ा। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। दमकल कर्मियों ने छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकालकर आग पर काबू पाया। हादसे में किसी भी छात्रा को गंभीर चोटें नहीं आई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आग एसी कंप्रेसर फटने की वजह से लगी है। घटना के बाद से छात्राओं में डर का माहौल है। पुलिस और प्रशासन ने हॉस्टल प्रबंधन से सुरक्षा उपायों की जानकारी ली और जांच शुरू कर दी।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर लखनऊ से। वजीरगंज पुलिस ने बहुचर्चित कल्लू मिश्रा हत्याकांड का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बबलू पांडे और माया प्रकाश मिश्रा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने जमीन हड़पने के लालच में इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। बाराबंकी जिले के फतेहपुर कस्बे में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां श्री साईं हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर में भर्ती 4 माह की गर्भवती महिला आरती यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना में जच्चा बच्चा दोनों की जान चली गई, जिसके बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र स्थित खुर्जा अंडरपास के नीचे पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और एक बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि उसका साथी पुलिस कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, इन बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, हरियाणा से चोरी की गई मोटरसाइकिल और स्नैचिंग और चोरी किए हुए 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। जेवर पुलिस द्वारा खुर्जा अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे तेजी से आते हुए दिखे, जिसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वो पुलिस को टक्कर मार के तेजी से भागे। पुलिस पार्टी ने पीछा किया, वो सबौता नहर की तरफ भागे, जहां धाबड़ी में उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और गिर पड़े। पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पे जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस ने पेड़ों और झाड़ियों की आड़ लेकर उन पे जवाबी फायरिंग की, जिसमें पीछे बैठे व्यक्ति के पैर में गोली लगी तथा दूसरा खेतों की तरफ भागा, जिसे काम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक चाकू तथा एक बैग में 8 मोबाइल बरामद हुए। उन्नाव में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के सांसद आपको बता दें लालजी सुमन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने लालजी मुर्दाबाद के नारे लगाए और विरोध जताया। करणी सेना की अगुवाई कर रहे कमलेश सिंह ने कहा कि सांसद लालजी सुमन द्वारा राणा सांगा पर लगाए गए आरोप इतिहास के विपरीत है। उन्होंने कहा कि राणा सांगा भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए युद्ध करते रहे। उन्होंने एक हाथ, एक पैर और एक आंख गंवाने के बाद लड़ाई जारी रखी थी। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामविलास सुमन ने इस देश के महान नायक राणा सांगा जी पर जो अभद्र पड़ी, जो एक आरोप लगाया कि बाबर को लाने में उनका योगदान रहा, मतलब बाबर को लाने का हिंदुस्तान में जो आरोप लगाया उन्होंने राणा सांगा जी को लगाया। इतिहास नहीं पढ़ा होता, अगर इतिहास पढ़ा होता तो उनको पता होना चाहिए था कि कई युद्ध मुगलों से और ख़ासतौर से बाबर से राणा सांगा ने ही लड़े। एक आँख, एक कान और एक पैर गंवाने के बावजूद इस देश की अस्मिता को सुरक्षित रखने का काम जो मुगलों के मुकाबले में किया, वो राणा सांगा ने सबसे पहले किया था इस देश में। उनकी परंपरा को राणा प्रताप जी ने और तमाम राजपूतों ने, मैं तो सीधे सीधे कहूँगा कि राजपूत समाज के लोगों ने उस समय इस देश की अस्मिता को बचाने का बहुत बड़ा काम किया था। इसी देश में अलाउद्दीन खिलजी जैसे आताई का जब आक्रमण हुआ तो पद्मावती जैसी महारानी ने आत्मदाह करके जौहर का बत लिया और इस देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। उस समाज के और जबकि महापुरुष का कोई जात और समाज नहीं होता, महापुरुष वो किसी धर्म का हो सकता है, जिसने भी इस देश की सुरक्षा और सम्मान को बचाने में और बनाए रखने में अपना जरा भी योगदान दिया है, उन पर लगाया गया आरोप वो चाहे जितने भी ताकत द्वारा लगाया गया हो, उसका विरोध
निश्चित रूप से किया जाएगा। इसमें न किसी जाति की बात है न धर्म की बात है। मैं तो सर्वधर्म के लोगों से भी कहूँगा कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें और उस पार्टी को भी संदेश दें जिस पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा है कि ऐसे लोगों को अगर आप सम्मानित करने का काम करोगे, उनको पद उठाने का काम करोगे, तो इस देश की महान जनता तुमको करारा जवाब देने का काम करेगी और तुमको नेस्तनाबूद करने का काम। खबर हापुड़ से है, जहां युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। नहर पटरी के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह जंगल जा रहे किसानों ने 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव देखा, जिसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। राहगीरों ने उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देश के महान नायक राणा सांगा जी पर जो अभद्र टिप्पणी, जो एक आरोप लगा कि बाबर को लाने में उनका योगदान रहा, मतलब बाबर को लाने का हिंदुस्तान रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देवरिया से, जहां पूर्वांचल में पहली बार एडवेंचर के दीवानों के लिए पैराग्लाइडिंग शो का आयोजन बैतालपुर चीनी मिल की ग्राउंड में किया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने अपने संसदीय क्षेत्र बैतालपुर चीनी मिल ग्राउंड पर पैराग्लाइडिंग का कर इसकी शुरुआत की। इस दौरान यहां भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस रोमांच को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। ग्लाइडिंग किया आपने, पहले भी क्या किया था आपने, आज किया, इतनी ऊंचाइयों पे आप इस ऊंचाई से उड़ के आ रहे हैं। मैं इसके पहले कभी पैराग्लाइडिंग नहीं किया। यह मेरा सौभाग्य है कि सांसद बनने के 9 महीने पहले एक पुण्यतिथि पे जब मंगल पांडे ने गोली चलाई थी, उसके एक दिन पहले हम लोगों ने क्रांतिकारी उड़ान देवरिया में ही ली है। मेरी पहला ग्लाइडिंग किया। मैं राहुल मणि जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उद्यमी हैं, जो यहाँ पर लाए हैं। वकार जी मेरे पीछे बैठे हैं, जो मेरे पायलट थे, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत ही रोमांचक क्षण था मेरे लिए, क्योंकि अपने ही बैतालपुर चीनी मिल ग्राउंड से आगे बढ़ा। उसके बाद उड़ते उड़ते हम लोग बरपार गए। वहाँ पर हम लोगों ने अवलोकन किया उस विशाल वटवृक्ष का, जिसने मुझे बहुत सालों से प्रेरणा दी है। सोनभद्र में महिला कांग्रेस ने शराब की दुकान को विद्यालय के पास से हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्यालय के पास शराब की दुकान के संचालन पर चिंता जताई और आरोप लगाया कि शराबियों द्वारा विद्यालय से निकलने वाली छात्राओं पर गलत कमेंटबाजी की जाती है। महिला कांग्रेस की नेता उषा चौबे ने कहा कि शराब के नशे में धुत लोग महिलाओं और बेटियों के लिए असमर्थनीय टिप्पणियां करते हैं, जो समाज के लिए नकारात्मक प्रभाव डालता है। कांग्रेसी ने चेतावनी दी कि अगर विद्यालय के पास शराब की दुकान को नहीं हटाया गया तो बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। है उन सबों के साथ आबकारी विभाग से पहले भी एप्लीकेशन और चिट्ठी, तमाम चिट्ठियाँ लिख के भेजी गई थी। पिछली बार जब ठेका हुआ था उस समय ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आबकारी विभाग, डीएम, एसपी सारे लोगों को पत्र द्वारा सूचना दी गई थी कि जहाँ पे ठेका है, जहाँ पे दुकान है, वो दुकान घनी बस्ती और 2-3 विद्यालय उसके एवज में आते हैं। उस दुकान से जो विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियां हैं, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहाँ जो शराब पीते हैं व्यक्ति, लड़कियों के साथ कमेंटबाजी करते हैं और घनी बस्तियां होने के वजह से वो शराब पी के अन्य घरों में घुसने की कोशिश करते हैं। उससे महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। हम लोगों की मांग है कि उस शराब के ठेके को वहाँ से दूर हटाया जाए ताकि आम जनमानस को परेशानियों का सामना न हो। अलीगढ़ के छर्रा कंपोजिट विद्यालय सिरसा में प्रधानाध्यापक विजेंद्र सिंह के निलंबन के बाद एक भावुक दृश्य सामने आया। निलंबन के बाद जब वे स्कूल पहुंचे तो वहां के बच्चे और अन्य शिक्षक उनसे लिपट कर रोने लगे। यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें बच्चे और बच्चियां अपने प्रिय शिक्षक के निलंबन पर गहरे दुख का इजहार करते हुए रोते हुए नजर आ रहे थे। विजेंद्र सिंह को सरकारी स्कूल में फल की जगह गाजर और मटर वितरित करने के कारण निलंबित किया गया था। इस कार्रवाई के बाद जब दूसरे शिक्षक को चार्ज सौंपने के लिए विजेंद्र सिंह स्कूल पहुंचे तो बच्चों ने उनसे भावनात्मक जुड़ाव दिखाते हुए उन्हें गले लगाया और रो पड़े। यह मामला विकासखंड बिजौली की कंपोजिट विद्यालय सिरसा का है, जहां प्रधानाध्यापक के निलंबन के बाद स्कूल में माहौल बहुत ही भावुक और गमगीन हो गया।
खबर बलिया से, जहां राजनीति की सुर्खियां बटोरने वाली बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र के सरिया गुलाब राय गांव में एक 20 वर्षीय युवती का शव जामुन की डाल से लटकता हुआ मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार को दावा किया कि युवती ने यूट्यूब वीडियो देखकर फांसी लगाई थी। हालांकि युवती के परिजन पुलिस अधीक्षक के दावे को खारिज करते हुए कहते हैं कि युवती के साथ पहले दरिंदगी की गई और फिर हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने शुक्रवार को बताया, थाना नगरा जनपद बलिया पुलिस द्वारा बीते दिनों थाना नगरा अंतर्गत पेड़ पर एक युवती की लटकती हुई लाश की घटना का सफल अनावरण किया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक युवती ने यूट्यूब वीडियो देखकर फांसी लगाई थी। उनका बुआ बता दे बुआ। बलिया जिले में सिकंदरपुर थाना अंतर्गत 19 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म करके धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर निकाह करने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी आजाद अंसारी पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है। अब बताया जा रहा है कि बलिया के सिकंदरपुर थाना का एक युवक पर 19 वर्षीय कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म करने और धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं आरोपी की पहचान सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के हरदिया जामिन गांव निवासी आजाद अंसारी के रूप में हुई है। बहुचर्चित बांदा दुष्कर्म मामले में आरोपी रईस यादव की गिरफ्तारी की कड़ी में पुलिस ने नवीन विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उसे बीएनएस की धारा 143/3 के तहत जेल भेज दिया है। यह गिरफ्तारी मामले में नए मोड़ को दर्शाती है और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जाल बिछा दिया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी के परिजन घर में ताला बंद कर फरार हो गए हैं, जिससे यह मामला और भी संदेहास्पद हो गया है। अब तक हुई जांच में कोई नामजद चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, कई नामजद चेहरे बेनकाब हो सकते हैं और संभावना जताई जा रही है कि यह मामला एक बड़े सेक्स स्कैंडल का हिस्सा हो सकता है। पुलिस का दावा है कि नवीन विश्वकर्मा के मोबाइल से कई अहम सबूत मिले हैं जो मामले की गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। आरोपी ने खुद कहा है कि जल्दी ही बड़ा खुलासा होगा और सब बेनकाब होंगे। विधि एक्सपर्ट, आप कानून के जानकार हैं, जिस तरीके का ये मामला आया है इस पर क्या हो सकता है और किस तरह की कार्रवाई होगी? इसमें ये बड़ा एक संगीन मामला हमारे बांदा जनपद में आया है और ये पूर्व में भी पूरा चल रहा था, परंतु आप लोगों ने इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट उजागर कर दिया कि जो है पहले तो पुलिस इसको जो है लीपापोती करना चाहती थी, परंतु आप लोगों समाज की वजह से पुलिस को इसको लीक आउट करना पड़ा और जो रियल अभी इसमें जो मेन बाकी हैं उनको भी पुलिस जो है और आप लोग जो है सहयोग से वो भी नाम प्रकाश में आएंगे। अगली खबर औरैया से, जहां अधिवक्ता सुरेश मिश्र की प्रभावी पैरवी के चलते एक युवक को न्याय मिला और वह भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती के तहत देश का प्रहरी बन गया है। युवक को दोषमुक्त करार दिए जाने के बाद वह अब अपनी सेवाएं देश की सुरक्षा के लिए दे रहा है। अधिवक्ता सुरेश मिश्र ने लगभग 1 महीने के भीतर कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए युवक को न्याय दिलाया। ये मुकदमा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सुरेश मिश्र ने अपनी मेहनत और लगन से इसे सफलतापूर्वक निपटाया। युवक के परिजनों और ग्रामवासियों ने अधिवक्ता सुरेश मिश्र की जमकर प्रशंसा की, उनके योगदान को सराहा। उन्होंने बताया कि कम समय मिलने के बावजूद सुरेश मिश्र ने पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ इस मामले को संभाला। यह घटना औरैया जनपद के सत्र न्यायालय से जुड़ी हुई है, जहां अधिवक्ता सुरेश मिश्र की प्रभावी पैरवी ने युवक को न्याय दिलाया और उसे देश की सेवा का अवसर प्रदान किया। अगली खबर जालौन से, जहां एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां कोतवाली में तैनात दरोगा जगदीश आज दोपहर एक केस के सिलसिले में खरका गांव गए हुए थे। वहां पुलिस टीम ने कई मामलों में वांछित आरोपी को दौड़ा कर पकड़ा, लेकिन तभी आरोपी के पक्ष की महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया और गिरफ्तारी से छुड़ाने के लिए एक हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। महिलाओं ने पुलिसकर्मियों के साथ छीना झपटी की और हाथापाई की, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान महिलाओं के विरोध के कारण आरोपी वहां से भागने में सफल हो गए।
दिनांक 27/3/25 को थाना डकोर में पंजीकृत अभियोग में वांछित आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कराने हेतु थाना डकोर पुलिस द्वारा अभियुक्त धर्मेंद्र राजपूत पुत्र पंचम सिंह निवासी ग्राम खरका थाना डकोर जनपद जालौन की गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त के घर पर दबिश दी गई, जिसमें कुछ लोगों द्वारा पुलिस के साथ अभद्रता की गई, जिसके संबंध में थाना डकोर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्र शास्त्री ने समाजवादी पार्टी सांसद के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सपा सांसद ने अपने बयान में कहा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। इस बयान को लेकर अब ऐतिहासिक तथ्यों की गलत व्याख्या के आरोप लग रहे हैं। कुलपति शास्त्री ने सपा सांसद के बयान को इतिहास के प्रति अज्ञानता करार दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृत ग्रंथों और ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता को दरकिनार कर इस तरह के भ्रामक बयान देना न केवल ऐतिहासिक विरासत का अपमान है, बल्कि यह समाज को गुमराह करने जैसा है। जिन्होंने भयंकर संघर्ष किया बाबर के साथ में, जो है बाबर को हराया, जिन्होंने जो है ये हमने तो इतिहास में ये पढ़ा है, और ये हमने कहीं नहीं पढ़ा कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया। ये हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी इतिहास में ये है। हमने तो ये पढ़ा है 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी नहीं व्यथा थी मन में, पानीपत के घोर समर में तुम्हें जगाने को चमकी थी, सांगा की तलवार जगाया तुमको कितनी बार। ये इतिहास, ये गीत है ये, जो कि पिक्चर्स में भी आया है। पहले जो पिक्चर बनी उनमें गीत था जो है जगाया तुमको कितनी बार, और उनमें राणा सांगा जिसका एक हाथ कट गया, जिसकी एक आंख खत्म होगी, शरीर पर 80 घाव थे जो है ये, और ये महाराणा प्रताप के दादा थे, अर्थात उदय सिंह के पिताजी थे। और राणा सांगा की ही वीरता महाराणा प्रताप में देखने को मिलती है, जिन्होंने अकबर को जो है युद्ध में हराया, उनके दांत खट्टे किए जो है ये। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश भानियावाला स्ट्रेच में शिवलिक एलिफेंट रिजर्व फॉरेस्ट में सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे लगभग 3,300 पेड़ों के प्रस्तावित कटान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। आज हुई सुनवाई पर नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट व एलिफेंट कॉरिडोर के लिए प्रभावी कदम पहले उठा लिए गए हैं। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने PCCF, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सहित NHAI को बैठक कर यह तय करने के निर्देश दिए हैं कि सड़क निर्माण के दौरान एलिफेंट कॉरिडोर में किसी भी तरह का निर्माण न किया जाए। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 अप्रैल की तिथि नियत की है। समाज सेवी रीनू पॉल द्वारा इस जनहित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह आर्ग्यू किया गया है कि ऋषिकेश और भानियावाला के बीच 9.7 किलोमीटर का जो रोड स्ट्रेच है, जिसको ये रोड वाइडनिंग के तहत जो है लगभग 4,000 पेड़ काटना चाहते हैं, और एलिफेंट कॉरिडोर में कहीं ना कहीं इससे व्यवधान उत्पन्न होगा। विशेषकर 2 एलिफेंट कॉरिडोर, एक कांसरो बड़कोट एलिफेंट कॉरिडोर और एक 3 पानी एलिफेंट कॉरिडोर, इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व में एक स्थगनादेश पारित किया हुआ है पेड़ों के कटान पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इससे आहत होकर एक कोर्ट में अपनी गुहार लगाई कि जो ये स्टे है इसको हटाया जाए, और उनके द्वारा जो है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और एलिफेंट कॉरिडोर के संबंध में प्रभावी चीजें पहले से ही कर दी गई हैं, ऐसा उन्होंने आर्ग्यू किया। अगली अहम खबर मंगलौर से है, जहां पिछले काफी दिनों से चले आ रहे वक्फ बोर्ड के विवाद के बाद मुस्लिम समुदाय खामोश नाराजगी दिखाते हुए अलविदा जुमे की नमाज के दौरान हाथ पर काली पट्टी बांधकर अपनी नाराजगी जाहिर की। मंगलौर कस्बे के बड़े मदरसे के प्रिंसिपल मुफ्ती मासूम कासमी के इस ऐलान के बाद मंगलौर के सभी लोगों ने जुमे की नमाज के दौरान अपने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की, और भारी संख्या में मुसलमानों ने अपनी बात पर अमल करते हुए काली पट्टी बांधकर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। मुफ्ती मासूम कासमी ने कहा कि सरकार देश के मुसलमानों से उनकी वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश कर रही है।
मालूम किया है कि आज हम लोगों ने जुमे की नमाज में काली पट्टी बांधकर, ये असल में हमने खामोश एहतजाज किया है, क्योंकि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है ये वक्फ तरमीमी बिल पास करना चाह रही है, और इस वक्फ तरमीमी बिल का माहसल और खुलासा ये है कि वो जो ज़मीनें, जो जायदादें मुसलमानों ने गरीब लोगों के लिए वक्फ की थी, दरअसल हुकूमत उस पर कब्जा करके हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे खानकाहें, हमारी दरगाह है, उन पर कब्जा करना चाहती। और हुकूमत का मंशा असल में ये है कि जो गैर मुस्लिम भाई हैं ये औकाफ उनके कंट्रोल में दे दिया जाए, उनको मालिक बना दिया जाए। तो हमारी जो एक बहुत बड़ी तंजीम है मुस्लिम परसल्ला बोर्ड, उसकी तरफ से कॉल दी गई थी कि हम लोग जो है काली पट्टी बांधकर उस वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज करें, इसलिए हम लोगों ने काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज अदा की। जमीयत उलेमा हिंद के आह्वान पर आज देश और प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह पछवाधून क्षेत्र की कुछ मस्जिदों में भी अलविदा जुमे की नमाज के दौरान वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कई नमाजियों ने एक हाथ पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और बिल का शांतिपूर्ण विरोध किया। कुछ मस्जिदों में नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों के अधिकारों को प्रभावित करेगा और इसे जल्द वापस लिया जाना चाहिए। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।